Hello guys and girls, I hope having a wonderful. So last time weekly का 3rd March कवर किया था. Today we are going to take up right from okay. वहीं से हम start करके 6 कवर करेंगे आगे का next Friday या coming Friday. Okay, so as you can on my screen, I have covered. I have separated the news in several portions ताकि it's easier for us to remember and understand. ऐसे hodgepodge way में it's not very convenient. ठीक है, तो सबसे पहले we are going to look into national as well as international. उसके बाद banking awards defense करके जो important आते जाएंगे, जो important चीज exam point of view जो आ सकती है, पूछी जा सकती है, especially law entrances, उस हिसाब से I have picked up the current. Okay, so first of all in the international news, or rather it's national news as well, Danish crown prince and princess. So Danish crown के डेनमार्क के बेसिकली जो क्राउन प्रिंस है फेडरिक ऑन्ड्रे हेनरिक क्रिश्चियन एंड द क्राउन प्रिंसेस, her name is Elizabeth, they have visited, they had come to 26th of Feb से 2nd of March तक का उनका, they were visiting several places including आगरा. तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने स्टेटमेंट में किया था कि बेसिकली डैनिश प्रिंस एंड प्रिंसेस हैव विजिटेड. अब ये सब विजिट क्यों करते हैं रॉयल्स या कुछ कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, ये सब विजिट क्यों करते हैं? बेसिकली एक दूसरे के कंट्रीज को, जैसे हमारे कंट्री के भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, कभी कभी प्रेसिडेंट भी जाता है. ये सब विजिट्स बेसिकली क्यों होते हैं? आपस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए या फिर रिलेशनशिप ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उसको बेटर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, और वही इनके विजिट का भी एम. इंडिया और डेनमार्क की जब हम बात करें तो दे हैव ऑलवेज हैड अ गुड रिलेशन, मतलब हाई लेवल टॉक्स कंटिन्यूस बने रहे. प्लस डेनमार्क के साथ हमारा काफी हिस्टोरिकल लिंक भी जुड़ा हुआ है. निकोबार आइलैंड, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, तो जो निकोबार आइलैंड वो 1800 समथिंग में डेनमार्क की टेरिटरी में तब उन्होंने टेक ओवर किया था, टिल इट वाज लेटर ऑन सोल्ड टू ब्रिटिश. ब्रिटिश को फिर सेल या हैंड ओवर कर दिया गया था निकोबार आइलैंड्स. तो उस हिसाब से भी कल्चर वगैरह में काफी ज्यादा इंटरमिंगल्ड, देयर आर हिस्टोरिकल लिंक्स एज वेल एज बोथ द कंट्रीज डेनमार्क और इंडिया में काफी सारे पुराने टाइम से देयर हैज बीन अ ट्रेंड ऑफ ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज दोनों, तो ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी के लिंक के एंड प्लस ऑफ कोर्स कल्चर एंड पीपल, बोथ द कंट्रीज. यहाँ से हम अपने स्टूडेंट्स भेजते हैं एक्सचेंज में उनके, जब हम किसी कंट्री के रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, तो हम इसी तरीकों से करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स भेजेंगे, हम अपने जॉब्स करने के लिए लोगों को यहाँ से कंट्री, उनके कंट्री से यहाँ पे आके उनको जॉब देंगे. ऑल दीज थिंग्स थ्रू पीपल, थ्रू कल्चर, कल्चरल एक्सचेंजेस. So India and Denmark has always had a very interesting and rather friendly relationship. स्ट्रेंथन करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए डेनमार्क के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस विजिट किया था इंडिया को 26, काफी लंबा टाइम कंसिडरिंग कितना ज्यादा बिजी होते हैं सारे हाई लेवल. ड्यूरिंग देयर विजिट डेनमार्क क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक ऑन्ड्रे हेनरी will hold a meeting with the vice president, जो कि जगदीप कार है, वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग. he will address the opening session of India Denmark partners for green. सबसे स्पेशली किस चीज पे बात करने आए थे वो? पार्टनर्स फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस. इसके ऊपर एक ओपनिंग सेशन था इंडिया और डेनमार्क का कि हाउ वी बोथ द कंट्रीज आर गोइंग टू पार्टनर टुगेदर, एक साथ काम करेंगे, एक तो सस्टेनेबल प्रोग्रेस के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और ग्रीन मतलब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे डील करने के लिए, कार्बन एमिशंस जो है उन कम करने के लिए दोनों कंट्री एक साथ पार्टनर अप करके फिर काम. इस चीज को लेके एक ओपन डायलॉग हो रहा था, सेशन स्टार्ट हो रहा था. ओपनिंग में भी एड्रेस दिया. ठीक है. he will also meet president Draupadi Murmu, of course, the Ministry of External Affairs ME in its press release. ज्यादातर टाइम प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या जो भी रिलेटेड मिनिस्ट्री होती है वो करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रेस बहुत ही कम ऐसा डायरेक्टली वो किसी फॉरेन डेलीगेट से डायरेक्टली बात करने काफी कम, तो रिलीज किया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का उतना ज्यादा टाइम भी नहीं, काफी कम टाइम के लिए विजिट कर. In its press release, noted further, India and Denmark as vibrant and open democracy, their common values of a rule-based
इंटरनेशनल ऑर्डर एंड कन्वर्जेंस ऑफ व्यूज ऑन सिग्निफिकेंट मल्टीलेटरल इशूज। इंडिया और डेनमार्क के बहुत सारी कॉमन चीजों में एक ये रहा है वर्ल्ड लेवल पे पीस एंड फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने के इंटेंशंस थ्रू आउट। कंट्रीज तो सारी की सारी इसके बारे में बात करती हैं, बट थ्रू आउट इस रिलेशन को मेंटेन करने का इंटेंट डेनमार्क और इंडिया ने दिखाया है। तो उससे एक होता है ना, कंट्री पे भरोसा होता है, हाँ भाई ये सिर्फ बोलते नहीं है, करना भी चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में ये बोला जा रहा है, द विजिट इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर स्ट्रेंथन, मतलब और ज्यादा मजबूत करेगी, एंड इनहैंस मतलब ग्रोथ भी लाएगी, टू क्लोज एंड फ्रेंडली टाइज बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। ओके, इन द नेक्स्ट न्यूज, प्रेसिडेंट मुर्मू टू लॉन्च कैच द रेन 2020 कैंपेन। कैच द रेन तो हम सीधा हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है बारिश पकड़ना या बारिश को पकड़ो। तो कैच द रेन एक्चुअली में मतलब लिटरल ट्रांसलेशन से ही आया है वो, कि बारिश को पकड़ो मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमने बचपन में जब हम चैप्टर पढ़ते थे सोशल स्टडीज में, हमने काफी बार पढ़ा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, है ना। टीचर पढ़ाते थे कि रेन वाटर हार्वेस्ट में, तो बहुत ज्यादा मेस्मराइज हो गई, भाई व्हाट डू यू मीन, बारिश जो आ रही है उसको पकड़ के और हम टैंकर्स भर सकते। इट्स सो इजी टू एक्चुअली गेट वाटर, इट इज, बट इट्स दैट डिफिकल्ट एज वेल। मतलब उसको प्योरीफाई करना, एवरीथिंग सब कुछ पास थ्रू करना और इतना एफर्ट डालना रेन वाटर को बड़े एरिया में कैच करने के लिए। एक तो मतलब आप समझ रहे हो ना, बूंद गिरता है एक जगह पे, एक सरफेस एरिया पे, तो कितना बड़ा सरफेस एरिया चाहिए उसको कैच करने। उस चीज के लिए प्रोजेक्ट्स अब बेसिकली ये गवर्नमेंट के नजरों में आ गए काफी टाइम से। तो इस चीज को लेके कैच द रेन, इस चीज को लेके एक कैंपेन लॉन्च की हमारी प्रेसिडेंट ने, द्रौपदी मुर्मू, एक कैंपेन लॉन्च की एज अ पार्ट ऑफ ये जो कमिंग मॉनसून है इसको टारगेट करते हुए एक मास कैंपेन की रन अप टू द मॉनसून सीजन। अभी आने वाला है ना, गर्मियां आएंगी मॉनसून, और इनफैक्ट काफी सारे स्टेट्स में तो गर्मियों के टाइम से ही बारिश स्टार्ट हो जाती है ना, और फिर काफी लंबे टाइम तक चलती है। स्पेशली स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, काफी लंबा टाइम यहाँ पे चलता है। तो अगर सोचो जो मॉनसून में बारिश आ रही है तो हम कैप्चर करके उस वाटर को यूज कर सकें, कि वाटर टेबल बहुत ज्यादा डिप्लीट हो रही है। वाटर टेबल मतलब ये हमारा अर्थ का जो सरफेस है उसके जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जमीन के अंदर वाटर जो होता है ना, उसको खींच खींच के सब निकाल के यूज कर रहे हैं, लेकिन वो रिप्लेनिश हो नहीं रहा, वापस से उतने ही लेवल पे जा नहीं रहा है वापस, जितना उसमें से निकल के यूज हो जा रहा है। वाटर टेबल अगर डिप्लीट हो जाती है या खत्म हो जाती है तो फिर प्लांट्स का खुद से सर्वाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इनफैक्ट हमारा भी, क्योंकि दुनिया में पानी बहुत सारा है लेकिन फ्रेश वाटर बहुत ही कम है, बहुत कम। मतलब 1%, मतलब अगर एक बाल्टी ओशियन है, एक बाल्टी मतलब मान लो दुनिया का पूरा पानी है, एक चम्मच फ्रेश वाटर है, उस फ्रेश वाटर में वाटर अंडरग्राउंड वाटर भी आ जाता है, क्योंकि डिप्लीट रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये कैंपेन शुरू किया। द थीम ऑफ दिस ईयर्स कैंपेन विल बी सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। सोर्स सस्टेनेबिलिटी मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है वो कितना सस्टेनेबल सोर्स हम पकड़ पा रहे हैं। रेन वाटर वेरी वेरी सस्टेनेबल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो वही थीम। ड्यूरिंग जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कैंपेन का नाम क्या है, तो उसका नाम है कैच द रेन 2023। थीम पूछी जा सकती है तो थीम है सस्टेनेबल, सोर्स सस्टेनेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर या सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। दिस इज द थीम, डोंट कंफ्यूज बिटवीन द नेम ऑफ द कैंपेन एंड द थीम, ठीक है, दोनों क्लियर रहने चाहिए दिमाग। द सिग्निफिकेंट रोल दैट वाटर प्लेज, अब इसके बारे में जो बात हो रही है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, दैट वाटर प्लेज इन द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन has been acknowledged with the theme जल शक्ति से नारी शक्ति। अब भाई ये क्या बात हो रही है, जल हमको समझ है, क्लाइमेट हमको जल शक्ति समझ में आता है, तो ये सब समझ में आता है कि चलो ठीक है, वाटर डिप्लीट हो रहा है, एनवायरमेंट पे असर पड़ रहा है, ये सब चीजें। नारी शक्ति का क्या है? नारी शक्ति आप देखो छोटी छोटी जगहों पे, आप अभी भी वहाँ की जो औरतें, बच्चियां, बेटियां हैं, स्कूल गोइंग, वो उनको बोला जाता है, और खास तौर पे ऐसे बहुत ही एरिड कंडीशंस में, डेजर्ट वाले जहाँ पे बहुत दूर वाटर है, ये बहुत ज्यादा दूर है, अपने घर से चल चल के जाना पड़ता है। राजस्थान वगैरह में अभी काफी सारे ऐसे, वहाँ चल के जाना पड़ता है। जितने ज्यादा घर के मेंबर्स हो सके, मटका, घड़ा, ये सब ले लेके, इतने बर्तन, ज्यादा बर्तन मतलब ज्यादा लोग, और इस काम में
ज़्यादातर टाइम इनफैक्ट क्या हमेशा घर की औरतें इंक्लूडिंग बच्चियाँ भी, तो वो अब सुबह जा रही हैं चल के 1.5-2 घंटे पानी भरने, वहाँ खड़े होके पानी भर रही है लाइन, फिर 1.5-2 घंटे चल के वापस आ रही है, एजुकेशन कब होगा? और ये हमको ना दिमाग में बहुत ही ऐसा फार फेच लगता है, बट उतना फार फेच है, इज इनफैक्ट डायरेक्टली रिलेटेड। क्योंकि आप कभी भी देखोगे घर में पानी सेव करने का, अब घर में पानी भरने का जो होता है ना, वो हमेशा से इट हैज इन अ वे बीन डेलीगेटेड टू विमेन ओनली। तो उनका इतना ज़्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स सिर्फ पानी कंजर्व करने में, पानी को भरने, पानी को खत्म होने से बचाने में लगता है कि वो अपने लाइफ में मतलब और कुछ करने का, तो इस चीज से बाहर निकलने का सोच भी नहीं। तो अगर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर दिया जाए इस चीज, तो आप सोचो कितने ज्यादा बड़े लेवल पे विमेन एम्पावरमेंट इमेजिन कर सकते हो आप मे भी नहीं कर सकते क्योंकि आप सिटीज में रहते हैं, हम सब सिटीज। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो मुझसे भी इमेजिन नहीं हो रहा था टिल आई वेंट ऑनलाइन, आई रिसर्च ऑन इट कि कितने ज़्यादा बड़े लेवल पे अभी भी औरतें जो हैं वो इंगेज होती हैं पानी को भरने। तो इससे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे वुमेन एम्पावरमेंट किया जाएगा। दैट्स वाई जल शक्ति से नारी शक्ति। ठीक है। प्रेसिडेंट विल ऑल्सो कन्फर 18 अवार्ड्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ग्रामीण मतलब गांव, जल जीवन मिशन एंड नेशनल वाटर मिशन अंडर वेरियस कैटेगरीज एंड रिलीज अ कंपेंडियम, मतलब एक साथ किसी चीज को साथ में करके जो रिलीज कर दो, मतलब कंपाइल करके कहते हैं कंपेंडियम, केस स्टोरीज टाइटल्ड स्वच्छ सुजल शक्ति अभिव्यक्ति। ठीक है। तो बेसिकली अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स क्यों दिए जाते हैं कि कोई उस चीज को रिलेटेड कोई स्कीम अब गवर्नमेंट ने निकाल दी, अब गवर्नमेंट भी काम करेगी, लेकिन जब लोग सारे मिलकर साथ में काम करेंगे तभी जाके कुछ सब्सटैंशियल अमाउंट में चेंज आ पाएगा। इसलिए अवार्ड्स भी दिए जाते हैं उस एफर्ट को, अगर कोई और एफर्ट कर रहे हैं चेंजेस लाने का, बर्ताव लाने का, तो उनको नवाजा जाता है, उनको रिवॉर्ड किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। इसी के अंदर 18 अवार्ड्स उन्होंने अनाउंस किया है हमारी प्रेसिडेंट ने, ये कुछ 18 अवार्ड्स के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर। अब सीधा सीधा क्वेश्चन जो एक सटीक सा क्वेश्चन बन सकता है वो है वर्ल्ड का फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर किस जगह पे बना, किस सिटी में या किस जगह पे बेस। तो ये बना है कहाँ कहाँ? पहले तो यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है इसको। फिर इट हैज बीन इंस्टॉल्ड, कहाँ इंस्टॉल किया गया है, कहाँ बेसिकली बनाया गया है? ऑन अ हाईवे कनेक्टिंग चंद्रपुर एंड यवतमल डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। तो आपसे ये दो डिस्ट्रिक्ट पूछे जा सकते हैं कि किन दो जगहों को कनेक्ट करते हुए ये बनाया गया है क्रैश बैरियर बैम्बू का जो बना हुआ है, या फिर किस स्टेट में बना है? तो महाराष्ट्र। अब ये क्रैश बैरियर क्या होता है बैम्बू का? जब आप हाईवेज पे, स्पेशली हाईवेज पे जाते हैं तो आपने वहां देखा होगा कि साइड साइड में ना रोड के ऐसे रेलिंग टाइप का बना रहता है, कार चलती है ना, साइड में रेलिंग टाइप का बना रहता है हाईवेज पे स्पेशली, ताकि क्रैश अगर हो तो गाड़ी ऐसे टिकाकर रोड से ना उतर जाए, मतलब कि रोड से या एक रोड से दूसरे रोड पे ना चले जाए फिर और बड़े लेवल का। तो वो बीच में एक तो डिवाइडर बनाते हैं उस चीज के लिए, और फिर साइड साइड में क्या बनाते हैं कि रोड खत्म होती है तो वहां पूरे ये बैरियर्स बने होते हैं लोहे के जनरली, और उसके उस तरफ फिर खेत या जो भी गाँव जो भी चल है ना, वो बैरियर देखें वो ज्यादातर टाइम मेटल के होते हैं, लेकिन दैट इज नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली या सस्टेन, है ना। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है वो बैरियर जो है वो बैम्बू के बनाए गए, बैम्बू को यूज करके वो बैरियर्स को बनाया गया है। दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में अभी तक किया है ये, और भी ज्यादा मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किया है। अगर इफ दिस सक्सेसफुल सही से तो अपना कर तो फिर आगे भी बढ़ाया जाएगा। जनरली प्रोजेक्ट्स इस तरीके से छोटे छोटे लेवल पे अप्लाई करके, फिर अगर वो सक्सेसफुल तो फिर बड़े लेवल पे उनको अप्लाई करते हैं। अदरवाइज अगर सक्सेसफुल नहीं होते, अपना काम जिस चीज़ के लिए उनको लाया गया है वो नहीं कर रहे, तो फिर उनको वहीं पे रोक दिया जाता है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इसलिए है बिकॉज उसको ऐसा टर्म किया गया है कि इट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट सच एक्सरसाइज, दुनिया की सबसे पहली। कोई भी चीज़ जो दुनिया की सबसे पहली हो रही हो या इंडिया की सबसे पहली हो रही हो, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो।
ठीक है. Calling it a remarkable achievement for the country and its bamboo sector, he said this crash barrier offers a perfect alternative to steel and addresses environmental. ठीक है. He said मतलब who said? हमारे जो नितिन गडकरी. नेक्स्ट, अनुराग ठाकुर लॉन्च्ड युवा उत्सव. अब युवा उत्सव बेसिकली आप अगर किसी को बुलाओगे, मतलब युवा खासतौर पे यूथ को बुला के उनको बिठा के प्रवचन दोगे, बिठा के एक जगह प्रवचन दोगे जैसे मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, तो कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं आने वाला. जनरली यूथ को अगर टारगेट करना होता है, कोई कैंपेन चलानी होती है, कुछ उन तक कोई मैसेज बेसिकली पहुंचाना होता है, तो जनरली क्या किया जाता है कि कुछ कैंपेन या कुछ इस तरीके का इंटरेस्टिंग माहौल क्रिएट किया जाता है कि दे आर अट्रैक्टेड टू दैट प्लेस. ठीक है, तो युवा उत्सव नाम करके ऐसा ऑर्गेनाइज कर दिया, तो इट इज एक्चुअली कि सब कलेक्टिवली साथ में आएंगे भी और एक जो अवेयरनेस या जो मैसेज पहुंचाना है वो भी पहुंच जाएगा. तो दोनों होता है ना, दो धारी तलवार, दोनों काम हो रहे हैं. तो इस तरीके से अगर युवा उत्सव होता है तो वो एक तो यूनाइट करे सबको, सारे युवा को, इसलिए ये साइमल्टेनियसली बहुत सारे स्टेट्स में साथ में मतलब एक टाइम पे ही बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट स्टेट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट साइमल्टेनियसली मनाया गया युवा उत्सव. ठीक है, एक ही जगह नहीं बनाया, क्योंकि जितना बड़ा एरिया कवर हो सके, जितना ज्यादा यूथ कवर हो सके, ये अच्छी बात. ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑब्वियसली वही लॉन्च करेंगे, एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने इस युवा उत्सव को लॉन्च किया है. तो क्या बोला है, इंडिया एट 2047 फ्रॉम IIT रोपर जो कि पंजाब में है. He also launched the dashboard of Yuva Utsav. In the first phase, by 31st March, Yuva Utsav will be held in 150 districts में ये हो रहा है across the country to celebrate क्या, youth power को, basically हमारी coming generation, future generation जो अब हमारे country को चलाएगी, उनको celebrate करने के लिए, उनको awareness, उनको अपनी power दिखाने. तो इसमें बहुत सारे youth जो हैं वो participate करेंगे. सबसे पहले district level पे, फिर उनमें से जो ऊपर जाएंगे वो स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे, और फिर वहां से जो सिलेक्ट होंगे वो नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट. ठीक है, तो ये 3 लेवल पे 3 टीयर्स में बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. और इसका जो मेन थीम है वो है पंच प्रण. ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये जो थीम है ये युवा उत्सव का, ये है पंच प्रण, मतलब 5 प्रण, रेजोल्यूशन, 5 रेजोल्यूशन जो कि लिए हैं हमने एज ए कंट्री. वो पंच प्रण क्या है? फर्स्ट इज गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, कि हमारा गोल है कि नाउ हम डेवलपिंग अब नहीं रहेंगे, वी नीड टू बी डेवलप्ड इंडिया. पहली चीज हमने ये प्रण लिया है. ठीक है, 5 प्रण लिए उनमें से पहला ये है. और पंच प्रण क्या है? इट इज द थीम ऑफ युवा उत्सव. फर्स्ट इज गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया. सेकेंड, टू रिमूव एनी ट्रेस ऑफ स्लेवरी और कोलोनियल माइंडसेट. अभी भी कुछ बच गया हो स्लेवरी जैसा माइंडसेट या कॉलोनियल, मतलब जो ब्रिटिश छोड़ के गए थे ना, तब हमारा बहुत ज्यादा माइंडसेट ऐसा फॉलो करने वाला था, वी वर फॉलोअर्स, क्योंकि हमको कभी लीड ही नहीं करने दिया. कहीं पे अगर रूल कर रही है कोई दूसरी कंट्री या कहीं और का रूल है, प्रशासन है, यहाँ पे हमको इतना दबा के रखा गया कि लीडरशिप माइंडसेट आने में बहुत टाइम लगा, खुद के डिसीजंस ले पाए, ऑल दीज थिंग्स, है ना. तो स्लेवरी का माइंडसेट कहलाता है वो, या कॉलोनियल कि उनको फॉलो करेंगे, कुछ और कोई बताए तो फिर फॉलो करेंगे. वो कॉलोनियल माइंडसेट अब कुछ उसका ट्रेस भी नहीं बचना चाहिए. ये दूसरा प्रण. तीसरा प्रण क्या? टेक प्राइड इन आवर हेरिटेज एंड आवर लेगेसी. हमारी जो लेगेसी, हमारे पूर्वज लेगेसी छोड़ के गए वो, और हमारी जो हेरिटेज है, जो कल्चर है हमारा, लैंग्वेजेस, कल्चर, ये सब मिलके हेरिटेज बनाते है ना, उसमें हम गर्व करेंगे, उस चीज पर गर्व है हम. तो वी विल टेक प्राइड इन इट. ये तीसरा प्रण. चौथा प्रण, यूनिटी एंड सॉलिडारिटी. सीधा सीधा यूनिटी एंड सॉलिडारिटी, क्योंकि ब्रिटिश क्या यूज करते थे? डिवाइड एंड रूल. इसका ऑपोजिट क्या होगा? यूनिटी एंड सॉलिडारिटी. तो हम जब तक यूनाइटेड है, खासतौर पे यूथ,
क्योंकि वही हमारा फ्यूचरिस्टिक जनरेशन है, वो ही हमारा कंट्री आगे चले, है ना। तो जब तक यूनिटी है, सॉलिडारिटी है, भाईचारा है, तब तक कंट्री प्रोग्रेस और डेवलप्ड होने, विच वी आर वेल ऑन आर वे, ठीक है। और ये फिफ्थ फ्रंट क्या है, सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग सिटीजन। सिटीजन्स में एक सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, जैसे मम्मा बोलती है ना कि तुमको पीछे पड़े रहो तभी तुम कमरा साफ करते हो, कुछ खुद का सेंस ऑफ ड्यूटी भी होना चाहिए कि भाई मेरा भी घर है, गंदा ना। बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई घर तुम्हारा भी है, गंदा इतना गंदा कैसे रख सकते हो। कुछ तो खुद को भी लगना चाहिए, भाई मेरा घर है, साफ कर लूँ या साफ रखूँ, या मेरा कमरा है। इट्स नॉट लाइक यू आर लिविंग इन आवर होम, इट्स योर होम एज वेल। तो वो सेंस ऑफ ड्यूटी जो सिटीजन्स में आएगी ना कि हाँ मेरी कंट्री या हमारी कंट्री है, मुझे इसके भले के लिए करना है, वो सेंस ऑफ ड्यूटी जो खुद के अंदर से आती है ना, तभी कुछ काम हो पाता है। बाहर से अगर बैजर कर करके डाला जाएगा, कूट कूट के भरा जाएगा, तो उससे कुछ नहीं, कूटते ही भागना है। इसलिए वो सेंस ऑफ ड्यूटी खुद से सिटीजन्स में होना। तो ये है पंच प्रण या 5 प्रण, ठीक है, जो कि थीम थे युवा उत्सव। ओके, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर नेशनल लेवल। ओके, या द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 मेंबर कमिटी फॉर्म की, एक्सपर्ट कमिटी रादर, इस पे जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है अदानी ग्रुप पे। अब अदानी ग्रुप का जिन्होंने न्यूज देखी होगी, उसने 2.3 समथिंग बिलियंस का आईपीओ निकाला था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बेसिकली शेयर्स अपने वो पब्लिक को ऑफर किए अपनी कंपनी के, जिसको उनने वापस ले लिया, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में एकदम मेल्ट डाउन आया, मतलब बहुत भयानक तरीके से नीचे। तो जिन लोगों के पास अदानी के जो सोच रहे थे खरीदने और जो वापस ले लिया उनने, मतलब बहुत कंपनी का बहुत खराब वाला मेल्ट डाउन शेयर्स का, है ना। ये न्यूज में हमने देखा था। बेसिकली क्या हुआ था, ये सब होने से पहले उनके शेयर, इनफैक्ट शेयर्स जो आईपीओ इशू किया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसके भी इशू करने से पहले जनवरी में ही एक ये एनालिटिक्स जो करते हैं शेयर्स, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, ये सबको एनालाइज करते हैं, ये एक ग्रुप है, हिंडनबर्ग ग्रुप। तो इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसके ऊपर उन्होंने अदानी के ऊपर रिपोर्ट रिलीज, उन्होंने बोला था, बहुत सारी चीजें बोली थी, वैसे बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें भी थी वो, तो बहुत डिटेल में उसमें जाएंगे, बेसिक समझ लीजिए। कि एक तो ये बोला था कि देखो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, बेसिक यही था कि कुछ गड़बड़ है, जितना ज्यादा ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं ना अपनी कंपनी का, ओवर करके दिखा रहे हैं कि प्रॉफिट इनमें इतना है नहीं। इनफैक्ट इनके कुछ कुछ कंपनी तो ऐसे हैं, सब्सिडरीज इनफैक्ट ऐसे हैं जो कगार पे है लिक्विडिटी, एकदम मतलब बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से कगार पर है कि ये लिक्विडिटी के कगार पे है। और बाकी सारे जगह भी ये जो अदानी ग्रुप है, बेसिकली ये अपना प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग को मोड़ तोड़ के इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि दुनिया को दिख रहा है कि ये बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तो बेसिकली फ्रॉड कर रहे हैं ये, इस रिपोर्ट में उन्होंने मोटा मोटा बोला था, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या साइट किया था कि पिछले 8 साल में जो अदानी के सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो कि बेसिकली ये सब की चीजों का ध्यान रखते हैं, सीएफओ, पिछले 8 साल में 5 चेंज हो चुके हैं। एंड दिस इज अ ह्यूज रेड फ्लैग फॉर अ कंपनी। किसी कंपनी, अब आप किसी आदमी को देखो जिसको आपको डेट करना हो, आप सोच रहे हो शादी करने के बारे में, आप उसकी देखो कि भाई पिछले 10 साल में इस इंसान की 4 शादी टूट चुकी है, समझ रहे हो, 3-4 शादियां होके टूट चुकी, तो कितना खराब ट्रैक रिकॉर्ड कहलाए। कोई भी इंसान 50 बार 100 बार सोचेगा शादी करने। ऐसे ही किसी कंपनी में अगर सीईओ, सीएफओ ये सब बार बार उनके चेंज हो रहे हैं या छोड़ के जा रहे हैं, मतलब कुछ उनको खतरनाक दिखाए कि गड़बड़ हो रहा है भाई, इसलिए छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो सीएफओ पिछले 8 साल में 5 बार इनके चेंज हो चुके, जो कोट किया इस रिपोर्ट में, कोट किया गया और फिर बोला गया कि भाई मतलब अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ ये दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब झोल झपाटा हो रहा है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज के चलते एक एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म की, ठीक है, एक एक्सपर्ट कमिटी जिसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी रहेंगे और फाइनेंशियल एंड बैंकिंग एक्सपर्ट, जिनको ये साइड ऑफ द थिंग समझना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस फेयर डिसीजन एंड जस्टिस करने के लिए रहेंगे, ठीक है, उनको जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस आता है, बट फाइनेंशियल या बैंकिंग साइड ऑफ थिंग्स को डील करने के लिए भी कोई ना कोई एक्सपर्ट चाहिए रहता है। जनरली जब इस तरीके की एक्सपर्ट कमिटी बनाई जाती है तो उसमें इन तरीके के मतलब 2-3 अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स को मिक्स करके एक मिक्स्ड ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। इट विल बी हेडेड बाय फॉर्मर जज, मतलब रिटायर्ड जज, to investigate if there was a regulatory failure leading to investor losses after the adverse report by American short seller Hindenburg Research। इन्होंने बोला था कि भाई हमने भी खरीदे हुए हैं शेयर्स अडानी के, उसके थ्रू ही रिसर्च करके हमने ये सब निकाला है, बहुत टाइम से हम स्टडी कर रहे हैं। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अभय मनोहर सप्रे विल लीड द कमिटी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये एक्सपर्ट कमिटी बनाई थी उसको लीड कौन करेगा, तो इट्स फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अभय मनोहर सप्रे, ठीक है। द कमिटी विल कंप्राइज ऑफ, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत कम लोग हैं, कमिटी विल कंप्राइज ऑफ फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन, ठीक है। फाइनेंशियल साइड ऑफ थिंग्स जैसे मैंने बोला था, रिटायर्ड जज जेपी देवाधर, सेकंड जो कोर्ट से आएंगे। थर्ड, इन्फोसिस को फाउंडर नंदन नीलेकनी, ठीक है, फाइनेंशियल साइड ऑफ थिंग्स। And banking veteran KV Kamath, he has huge amounts of experience where banking is concerned. And Mumbai based advocate Somshekhar Sundarsan, ठीक है। ये सब मिलके इस कमिटी एक्सपर्ट कमिटी को फॉर्म करेंगे और फिर 2 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट को अपना रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे इन अ सील्ड कवर, मतलब वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं होनी चाहिए, या इनफैक्ट इस कमिटी के जो मेंबर्स हैं इनके बाहर भी किसी को नहीं पता होनी चाहिए कि उस रिपोर्ट में की फाइंडिंग्स क्या है, फाइनल रिपोर्ट क्या है, ठीक है। जब इतने हाई लेवल केसेस होते हैं, क्योंकि इट इज अदानी वाज, जब तक ये सब फॉल आउट नहीं हुआ था तब तक ही वाज द थर्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया का थर्ड रिचेस्ट मैन, और फिर ये सब होने के बाद जब मेल्ट डाउन हुआ पूरा, ही फेल डाउन थर्ड लिस्ट में, जो थर्ड पोजीशन थी उससे 15th पे ही फेल डाउन। तो मतलब बहुत ह्यूज थिंग्स आर एट स्टेक। तो इस टाइप की चीजों में जनरली सील्ड रिपोर्ट सबमिट कर, ताकि किसी और को बेसिकली कानो कान खबर नहीं होती कि फाइनल फाइंडिंग्स क्या, ठीक है। कमिटी विल आल्सो सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन द स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट ये भी पूछा था गवर्नमेंट से और सेबी से कि भाई हमको बताओ कि क्या शेयर्स लिस्टिंग और ये सब के लिए इंडिया में क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, हमको बताओ, हमको समझना है हमको, इतने बड़े लेवल पे ये कांड कैसे हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था, इस पे काफी बड़ा एडिटोरियल आया था हिंदू पे, जिन्होंने भी पढ़ा हो, काफी इंटरेस्टिंग। सिक्योर कंप्लायंस विद द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। तो हिंदू ने बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पूछा है और फिर खुद से पूरा एनालाइज करके जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है इंडिया में स्टॉक मार्केट को रिलेटेड, तो पूरा एक्सपैंड करके एक्सप्लेन किया कि जनरल मतलब पूरा ओवरलुक मोस्टली तो सारा सेबी करता है वो, और बाकी जितना गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो सब कुछ लेके एक्सप्लेन करके एक बहुत अच्छा खासा पेज का एडिटोरियल पूरा द हिंदू में। चलो नेक्स्ट, अमित शाह इनॉग्रेटेड फेज 1 ऑफ बेंगलुरु सेफ सिटी। बेसिकली जो नाम से समझ में आ रहा है, सेफ सिटी, सेफ किसी भी चीज को सेफ सिटी, सेफ मेट्रो, सेफ प्लेसेस बोला जाता है, तो इट्स जनरली रिलेटेड टू, क्योंकि इंडिया में कुछ टाइम पहले तक काफी ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन एग्जिस्ट करता था, अब काफी ज्यादा बेटर। तो बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट अमित शाह जी ने, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह है, उन्होंने रिलीज किया है बेंगलुरु सेफ सिटी। बेसिकली कहाँ बेस्ड आउट ऑफ कहाँ रहेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है अंडर निर्भया स्कीम। निर्भया आई होप एवरीवन नोज, जो 16 दिसंबर का दिल्ली में बहुत ज़्यादा
के कन्विक्ट्स को फिर फांसी दी, ये निर्भया केस कहा जा रहा था। उसके बाद फिर निर्भया स्कीम आई, स्कीम के अंडर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन, अलग अलग सिटीज, अलग अलग ऑल ओवर इंडिया में। तो ऐसे ही निर्भया स्कीम के अंडर ही बैंगलोर सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट किस सिटी में लॉन्च किया, या फिर बैंगलोर सेफ सिटी प्रोजेक्ट किस स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया है, तो इट्स निर्भया स्कीम। ठीक है, कॉस्ट जनरली नहीं पूछी जाती है। एट द कॉस्ट ऑफ ₹496 crore टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वुमेन इन बेंगलुरु। Under the project, the audio-visual systems, drones, CCTV, and emergency call boxes are installed in various parts of the city. The Home Minister also inaugurated the Vijay Sankalp Yatra of BJP in Bidar. ठीक है, नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, मौगंज एक नया डिस्ट्रिक्ट 53rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है मध्य प्रदेश में। तो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके अंडर छोटे छोटे तहसील आते हैं। जो लोग पुणे से हैं, क्योंकि अभी मैं पुणे में हूँ इसलिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे कुछ ये डिवाइडेड है 14 या 15 तहसील में, छोटी छोटी। ठीक है, जो पुणे शहर है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये डिवाइडेड है 14 तहसील में। पुणे में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो तहसील में डिवाइडेड होता है। तो ऐसे ही मौगंज एक क्या था, पहले तहसील था जिसको अब डिक्लेयर करके डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो अब अगर कोई जगह डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है तो ऑटोमेटिकली उस डिस्ट्रिक्ट के अंडर तहसील आएंगी। तो कौन से वे नंबर का डिस्ट्रिक्ट बनाया है, 53rd नंबर का, नाम क्या है, मौगंज। ठीक है, और उसके अंडर अब कौन सी तहसील आएंगी, इट विल हैव 4 तहसील। जो ये नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है उस 4 तहसील सब उसके अंडर आएंगी। क्या क्या, मौगंज, हनुमान, नाईगढ़ी एंड देवतला। ठीक है, ये सब मेरे को ऐसे पता है क्योंकि आई एम फ्रॉम एमपी विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 6 लाख। ठीक है, तो नया डिस्ट्रिक्ट किसको डिक्लेयर किया है, मौगंज को। कौन से स्टेट में, मध्य प्रदेश में। कौन से वे नंबर का डिस्ट्रिक्ट है ये मध्य प्रदेश, 53rd। मतलब अभी तक 52 डिस्ट्रिक्ट्स थे मध्य प्रदेश में, अब 53। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस द चीफ मिनिस्टर लेड फाउंडेशन स्टोर फॉर प्रोजेक्ट्स मोर देन 738 करोड़, many of which are in मौगंज। तब ये डिस्ट्रिक्ट बनाया और फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया, इतने सारे करोड़ रुपीस का डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जिनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मौगंज में भी आएंगे और शायद इसी रीजन से इसको एक डिस्ट्रिक्ट। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ऑल्सो ट्रांसफर्ड एन अमाउंट ऑफ 605 करोड़ एज असिस्टेंस टू बैंक अकाउंट्स ऑफ 27,000 समथिंग बेनिफिशियरीज अंडर संबल स्कीम। अब ये संबल स्कीम बेसिकली क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लेबर्स होते हैं या फैमिलीज होती हैं, उनको सरकार ने ऐसा बोला है कि हम 200 रुपीज पर मंथ पे इलेक्ट्रिसिटी। ये सब और किसके अंडर आता है, ये सब किस चीज के अंडर कर रहे हैं, संबल स्कीम। तो इट्स बेसिकली अबाउट प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द फैमिलीज हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, या फिर जो रजिस्टर्ड लेबरर्स होते हैं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उस चीज के लिए भी कुछ 605 करोड़ उनके बेनिफिशियरीज के अकाउंट में ट्रांसफर, डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में। ठीक है, नाउ 2-day मिलेट महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड एट आगरा। मिलेट से रिलेटेड एनीथिंग, कुछ भी मिलेट से रिलेटेड हो रहा हो, इज ऑलवेज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, क्योंकि 2023 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, मिलेट्स बेसिकली क्या होते हैं, ग्रास सीड्स होते हैं। ये ग्रास सीड्स डिफरेंट टाइप्स के, जैसे अगर हम इंडिया में, अगर हम हिंदी में जाने जो आप लोगों को समझ में आएगा, रागी, बाजरा, कुट्टू, ये सब ग्रास सीड्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ ग्रास सीड्स को मिला के हम मिलेट्स कहते हैं। मतलब रागी भी मिलेट है, बाजरा भी मिलेट है, कुट्टू भी मिलेट। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं और बहुत ज़्यादा दे आर वेरी एफिशिएंटली ग्रोन। तो पानी का कंजम्पशन कम लगता है मिलेट्स को ग्रो करने में, प्लस फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, तो पानी का कंजम्पशन कम लगता है। तो एरिड एरिया या थोड़े डेजर्ट जैसे एरियाज है वहाँ पे भी उगाए जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, दे आर वेरी हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर कंपेयर टू अदर ग्रेन्स जो हम कंज्यूम करते हैं डेली, व्हीट, राइस। इनके कंपैरिजन में उनमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो अगेन वेरी बेनिफिशियल।
तो कम कॉस्ट में किसी चीज को उगा लिया जा रहा है जो कि ज्यादा बेनिफिशियल है, तो व्हाई नॉट। एंड इंडिया ऑलरेडी न्यू दिस। हमारे घर में दादी नानी मम्मी इनफैक्ट सब लोग बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, ये सब मिक्स्ड आटे की रोटी हम खाते आ रहे हैं, बट बाहर इतना रिकग्निशन नहीं था। तो इंडिया ने प्रस्ताव रखा था कि भाई इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया जाना चाहिए 2020। यूएन बेसिकली हर साल को कुछ ना कुछ चीज को डेडिकेट करके इंटरनेशनल ईयर ऑफ, जैसे लास्ट ईयर था इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास, ग्लास मतलब कांच, कि कांच कितना इंपॉर्टेंट है हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और क्लाइमेट, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल जो हम यूज करते हैं वो रीयूजेबल नहीं होती है ना, यूज एंड थ्रो ही होती है प्लास्टिक में, ना बायोडिग्रेडेबल होती। कांच जबकि इज वेरी बेनिफिशियल, कांच को कितने बार पिघला के वापस बॉटल बनानी है, कुछ भी बनाना है, यू कैन डू दैट। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास था 2022। 2023 ऐसे ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, इसलिए एनीथिंग टू डू विथ मिलेट्स इज गोइंग टू बी, ठीक है। A 2-day millet mahotsav was organized by the Ministry of Food Processing Industries at Agra, UP. अब यहाँ पे क्यों किया गया? The event was inaugurated by Minister of State for Law and Justice Professor S.P. Singh Baghel. क्यों किया गया? UP Uttar Pradesh is the largest producer of food grains in India and accounted for about 18.89 share, 18.89%, जो कि होता है 58.32 million metric ton in the country's total food grain output. तो यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन का, और 2020-21 का डेटा देख के हमको समझ में आ गया है कि कितना ज्यादा अमाउंट, दैट्स व्हाई इट्स द लार्जेस्ट। अकेला एक स्टेट ऑलमोस्ट 19% ऑफ द कंट्री का फूड ग्रेन प्रोड्यूस, ठीक है। इन द ईयर 2019-20 द स्टेट ऑफ यूपी प्रोड्यूस्ड, बाप रे, 21 लाख, मतलब बेसिकली 21 मिलियन मेट्रिक टन मिलेट्स, ठीक है। तो उससे कितना ज्यादा बढ़ गया एक ही साल में, 21 से 50। The different variety of millets mainly produced in UP include sorghum, pearl millet, kodo and barnyard millet. ये मेन वेराइटीज है जो कि प्रोड्यूस होती है यूपी। In Agra district, the millet varieties produced mainly include again sorghum and pearl millet. In the year 2019-20, Agra produced 99 metric ton of sorghum and 2,93 something thousand metric ton of pearl millet, ठीक है। तो मिलेट का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूपी है, इसलिए आगरा जो कि यूपी में है वहां पे इस चीज का आयोजन किया, ठीक है, यहाँ पे इस चीज इनॉग्रेशन, ओके। नेक्स्ट, विंडसर फ्रेमवर्क। बेसिकली विंडसर फ्रेमवर्क एक ऐसा नया फ्रेमवर्क है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नदर्न आइलैंड प्रोटोकॉल है। अब जिनको समझ में, जिनको पता नहीं है कि बेसिक डिफरेंस क्या है, जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वो ब्रिटेन नहीं है एक्चुअली। यूके जो है वो ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आइलैंड को मिला के बनता है यूके, मतलब ग्रेट ब्रिटेन है और नदर्न आइलैंड है, उसको पूरे को मिला के यूके बनता है। फिर ग्रेट ब्रिटेन अलग है, वो स्कॉटलैंड, वेल्स और ब्रिटेन को मिला के बनता है, तो वो ग्रेट ब्रिटेन और नदरलैंड को मिला के फिर यूके बनता है, ठीक है। तो यूके एक अकेला नहीं है, मतलब इट्स एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड यूनाइटेड, ठीक है, मिलाकर यूनाइट करके बनाया। ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आइलैंड को मिला के बनता है, टाइप के बेसिक क्वेश्चंस भी कई बार आ जाता है। तो बेसिकली जो नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल था उसको रिप्लेस करने के लिए ये विंडसर फ्रेमवर्क आया है। नदर्न आइलैंड फ्रेमवर्क जो था वो बेसिकली क्या करता था, ये ट्रेडिंग अग्रीमेंट था बिटवीन यूके एंड ईयू, यूरोपियन यूनियन, और ब्रेग्जिट, जो ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा था उसको ब्रेग्जिट कहते हैं, ब्रिटेन एग्जिट जाके ब्रेग्जिट बना। तो ब्रेग्जिट के टाइम पे सबसे ज्यादा पचड़े वाला अग्रीमेंट यही था। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये ट्रेड अग्रीमेंट मेजर फोकस फूड ग्रेन्स के ऊपर, और क्या बोलता था ये, अंडर दिस प्रोटोकॉल, नदर्न आइलैंड प्रोटोकॉल जो पहले एग्जिस्ट करता था, अंडर द प्रोटोकॉल बोथ यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड ईयू, यूरोपियन यूनियन अग्रीड, दोनों का अग्रीमेंट था, दैट इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स वुड बी कंडक्टेड बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आइलैंड। मतलब जो भी फूड ग्रेन आ रहे हैं या किसी भी टाइप के गुड्स आ रहे हैं वो सब
ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आयरलैंड के बीच में उनका इंस्पेक्शन हो, जांच पड़ताल होगी। नदर्न आयरलैंड रिमेन्ड इन द ईयू। अब नदर्न आयरलैंड ईयू से बाहर नहीं गया, बाहर कौन गया? ब्रिटेन। इसलिए मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आए कि बाहर कौन गया यूरोपियन यूनियन से, तो यूके मत लिख देना, यूके यूनाइटेड किंगडम है जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आयरलैंड दोनों आते। बाहर गया है ब्रिटेन ईयू से, नदर्न आयरलैंड अभी भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है। तो नदर्न आयरलैंड रिमेन्ड इन द ईयू सिंगल मार्केट एंड ट्रेड एंड कस्टम्स inspection of goods coming to Great Britain took place at its port along the Irish Sea, ठीक है। अब इश्यूज क्या था इसमें? द प्रोटोकॉल लेड टू पॉलिटिकल डिवीजन इन नदर्न आयरलैंड। द चेक्स मेड ट्रेड बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड कम्बरसम। अब क्योंकि अलग हो गए यूरोपियन यूनियन में, जब तक सारे कंट्रीज जो कंट्रीज आते थे उनके आपस में बीच में जो भी ट्रेड चलता था वो बहुत आसान होता था, ठीक है। दैट वाज द इंटायर पॉइंट ऑफ यूनियन बनाने का। लेकिन अब ब्रिटेन बाहर चला गया यूरोपियन यूनियन से, तो ये जो प्रोटोकॉल लाया गया, अब नदर्न आयरलैंड अंदर है अभी भी ट्रेडिंग के लिए, ब्रिटेन बाहर हो गया, तो बहुत ज्यादा भयानक लेवल पे चेक्स और ये सब इंक्वायरी और ये सब होने लगी। कहाँ? नदर्न आयरलैंड के पोर्ट्स पे। उससे क्या होता था, जो फूड ग्रेन्स होते हैं या फूड खाने की चीजें होती है जिनकी एक पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ होती है, बहुत सारे होते हैं कि बहुत ज्यादा मेजोरिटी में इधर उधर गुड्स फूड ही होता है, तो वो जिनकी शेल्फ लाइफ होती है, बेसिकली एक्सपायरी डेट होती है, वो ना ये सब चेक्स होने के टाइम तक, जब तक पूरा कंप्लीट होता था तब तक एक्सपायर हो जाता, तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नुकसान होता ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन, ठीक है। तो ये बेसिकली नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल जो था, जो कि ईयू और यूके के बीच में हुआ था, उसके वजह से ये सब पूरा कम्बरसम बहुत प्रोसेस था, जिसके वजह से ये सब नुकसान हो रहा था, फूड ग्रेन्स खराब हो जाते थे, सब कुछ बर्बाद हो जाता था जब तक फाइनल चेक होके चीजें पास हो पाती थी। इसकी वजह से विंडसर फ्रेमवर्क लेके आए जो इन्हीं चीजों से डील करेगी और इन्हीं चीजों को और आसान बना, ठीक है। नॉर्दर्न किस चीज को रिप्लेस करेगी विंडसर फ्रेमवर्क? नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल जो था उसको हटाकर उसके जगह पे विंडसर फ्रेमवर्क आएगा, जो कि अभी तक ऑपरेटिव नहीं हुआ है लेकिन डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया हैव साइंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स ऑफ 500 मिलियन ईच। जो मैंने बोला था कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछते कितने करोड़ का, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जाए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के साथ जो लोन साइन किया है उसका कितना अमाउंट है, तो $500 मिलियन, ठीक है। किस चीज को सपोर्ट करने के लिए? सपोर्ट एंड इनहांस कंट्रीज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। कोविड के बाद से बहुत सारी कंट्रीज को रियलाइज हो चुका है कि भाई हेल्थ केयर अगर टिप टॉप नहीं रखा, वेल मेंटेन नहीं रखा, तो कभी भी ऐसी आपदा विपदा आएगी, सब खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वापस से अगर गलती से आ गई। तो अब सारे कंट्रीज अपने हेल्थ केयर पे बहुत एक्स्ट्रा ध्यान दे रहे हैं कि सारे इक्विपमेंट जो हैं अवेलेबल हैं कि नहीं, सारी चीजें अप टू डेट है कि नहीं, कुछ ऐसे आउटडेटेड तो नहीं रखा है जिसपे बहुत टाइम से ध्यान नहीं किया, ऑल दीज थिंग, कि हम बेसिकली अब वेल इक्विप्ड होने चाहिए हर प्रॉब्लम या हर इमरजेंसी से डील कर, ठीक है। ये अब फोकस हो चुका है, इसलिए हेल्थ केयर सेक्टर पे आप देखना इंडिया में भी बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च हो रहे हैं, कोविड के बाद से और ज्यादा लॉन्च हो रहे हैं। और कुछ अगर हेल्थ के डिपार्टमेंट में कोई स्टेट कुछ बहुत अच्छा कदम उठाता है तो उनको अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि यूपी गवर्नमेंट को आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड मिला था क्योंकि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में काफी सारे इनिशिएटिव लेके उन्होंने बहुत अच्छा काम, तो ये सब रिकग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं जो भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में कर रहा होता है, क्योंकि हेल्थ केयर की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है कोविड, ठीक है। नाउ थ्रू दिस कंबाइंड फाइनेंसिंग ऑफ 1 बिलियन, 500 मिलियन मिला के कितना हो गया? 1 बिलियन हो गया। वर्ल्ड बैंक विल सपोर्ट इंडिया फ्लैगशिप प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब याद कैसे रखोगे कि दिस इज रिलेटेड टू हेल्थ? देखो, आयुष्मान जो होता है, आशीर्वाद लेते हैं तो बोलता है आयुष्मान, मतलब उसका मतलब होता है कि बेसिकली हेल्दी रहो, बीमारियों से सुरक्षित रहो, आयुष्मान भवा, लंबी आयु रहे तुम, तो वो कैसे रहेगी? हेल्दी रहोगे तब, तो इट्स रिलेटेड टू हेल्थ, ऐसे याद रखना, ठीक है। ये इंडिया का फ्लैगशिप मिशन है, प्रधानमंत्री अभीम बोलते हैं, ABHIM, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है, अभीम।
ये लॉन्च किया था, इसको सपोर्ट करने के लिए इतनी धनराशि के ऊपर अग्रीमेंट लोन साइन हुआ है, लोन अग्रीमेंट। द अभीम लुक्स एट इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में, एक कोई स्टेट को फोकस करके नहीं, पूरी कंट्री के हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ काम होगा। Both the loans are from International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), having a final maturity of 18.5 years की मेच्योरिटी है। उतने टाइम में बेसिकली वापस करना है लोन का अमाउंट, इंक्लूडिंग 5 साल का ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड बेसिकली क्या होता है कि अगर सामने वाला लोन वापस नहीं कर पा रहा है तो इतना 5 साल का और बेसिकली बफरिंग पीरियड कि इस 5 साल में कर दो वापस। तो ग्रेस पीरियड, ग्रेस मार्क्स होते हैं ना कि 4 नंबर तुम्हारे कम आए तो ग्रेस मार्क्स देके पास करा दे, ग्रेस पीरियड लोन में होता है, ठीक है। वन ऑफ द लोन्स विल प्रायोरिटाइज हेल्थ सर्विस डिलीवरी इन 7 स्टेट। अबाउट वर्ल्ड बैंक, अब जब हम ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं तो उनके बारे में कुछ बेसिक स्टैटिक नॉलेज जानना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वर्ल्ड बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। दूसरी चीज, फाउंडेड कब था, 1944। तीसरी चीज, प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे, अजय बंगा, ठीक है, वेरी इजी टू रिमेम्बर, इंडियन ओरिजिन, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का वैसे एक काफी इंटरेस्टिंग टिडबिट है कि वर्ल्ड बैंक का जनरली जो प्रेसिडेंट होता है ना वो डिसाइड करता है, बाकी सारी चीजें फॉर्मेलिटी। हमेशा आज तक के वर्ल्ड बैंक जब से बना है तब से प्रेसिडेंट यूएस के ही रहे हैं, एक्सेप्ट बीच में एक बार एक्टिंग प्रेसिडेंट, प्रॉपर प्रेसिडेंट नहीं, एक्टिंग प्रेसिडेंट कोई बनी थी लेडी, शी वाज फ्रॉम बेल्जियम। उसके अलावा सारे के सारे प्रेसिडेंट्स आज तक वर्ल्ड बैंक के यूएस के ही रहे हैं, क्योंकि यूएस उस टाइम पे जब वर्ल्ड बैंक बना था सिर्फ एक यूएस ही डेवलपिंग और फ्लरिशिंग था इकोनॉमी, बाकी वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद बना था या वर्ल्ड वॉर के टाइम के अराउंड बना था। तो यूरोप और ये सब एशिया भी इनफैक्ट तो बर्बाद ही था इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, तो वो सिर्फ यूएस था। तो यूएस का 35% स्टेक अकेला यूएस का है वर्ल्ड बैंक, इसलिए मतलब एक तरीके से बोलने को वर्ल्ड बैंक है, पावर मेजॉरिटी पूरा यूएस के पास है। बहुत ज्यादा इक्विटी कैपिटल भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा वो वर्ल्ड बैंक का है जो वो भी यूएस के पास है। तो ऐसे याद रख लो कि इस वजह से हेडक्वार्टर भी यूएस में, ठीक है। नेक्स्ट, वियतनाम पार्लियामेंट इलेक्ट वो वान थुआंग, अब मुझे करेक्ट, वियतनाम के पार्लियामेंट में नया उन्होंने प्रेसिडेंट सिलेक्ट किए हैं, हिज नेम इज वो वान थुआंग, ठीक है। वियतनाम कहाँ है, इंडिया का मैप देखो, इमेजिन करो, इस साइड बांग्लादेश, फिर इस साइड थोड़ा और जाओगे तो म्यांमार, फिर इस साइड थोड़ा और जाओगे तो वो सब थाईलैंड, लाओस और सब आता है ना। और फिर एकदम कोने में जो एक पतली सी स्ट्रिप बचती है, मतलब एकदम स्ट्रिप बचती है और उसके तरफ फिर पूरा ओशियन है, तो वो पतली सी स्ट्रिप भी है वियतनाम में, आप में देखना खुद, ठीक है। तो वियतनाम में नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं, उनकी नेशनल असेंबली ने इलेक्ट किए वो वान थुआंग, ठीक है। ये रीशफल हुआ है कंट्री की टॉप लीडरशिप के बीच में एंटी ग्राफ्ट कैंपेन के अंतर्गत। एंटी ग्राफ्ट कैंपेन अब बेसिकली क्या है, ये एंटी ग्राफ्ट कैंपेन करप्शन को हटाने के लिए या करप्शन से डील करने के लिए एंटी ग्राफ्ट कैंपेन, उसके वजह से जो प्रीवियस लीडर थे उनको सडनली उनने रेजिग्नेशन दिया था क्योंकि ही वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ डाउनफॉल्स। बहुत सारी ऐसे बोला जा रहा था गड़बड़ जो हुई है कंट्री में और गवर्नमेंट को, सब जो प्रीवियस लीडर थे उनके वजह से, इसलिए ही रिजाइन, और बहुत ही सडन था उनका रेजिग्नेशन। उसके बाद दिस पर्सन वो वान थुआंग हैज बीन सिलेक्टेड या इलेक्टेड रादर एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, ठीक है। नेक्स्ट, मूडी रेजेस, अब ये बेसिकली एक कंपनी है यूएस बेस्ड, न्यूयॉर्क में इनके हेडक्वार्टर्स है मूडीज, जो कि जीडीपी ग्रोथ रेट निकालती है, ठीक है, इंडिया का भी निकालती है। तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया का फोरकास्ट किया है, बेसिकली पहले से बताया है, और डेटा और वगैरह सब कुछ स्टडी करके, ट्रेंड्स को स्टडी करके फोरकास्ट बताया जाता है कि आगे आने वाले टाइम में जीडीपी कहाँ तक ग्रो कर सकती है।
तो उन्होंने बताया है, फोरकास्ट किया है फॉर इंडिया टू 5.5 इन 2023, इंडिया के जीडीपी ग्रोथ को। ग्लोबल रेटिंग फर्म है मूडीज, बेसिकली इट्स मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज पूरा नाम, ऑन 28 Feb raised India's growth projection to 5.5% in 2023 up from पहले जो प्रोजेक्शन उन्होंने किया था वो बोला था नवंबर 2022 में, उन्होंने बोला था कि 4.8% पे बढ़ेगा, लेकिन उसको उन्होंने फिर से डेटा रीस्टडी किया होगा जिस भी बेसिस पे उन्होंने इस चीज को चेंज करके अपने रेटिंग्स को चेंज करके बोला है कि नहीं 4.8 नहीं 5.5% इन 2023 एंड टू 6.5% इन 2024। तो 5.5 2023 के लिए प्रेडिक्ट किया है और 6.5% 2024 के लिए प्रेडिक्ट। India's growth rate in 2023 is the highest among G20 countries। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी प्रेसिडेंसी इंडिया की G20 की इंडिया के पास है अकॉर्डिंग टू मूडीज प्रोजेक्शन। G20 में जितनी पूरी कंट्रीज है ना, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, ये सब मिलाकर G20 कंट्रीज जो बनती है, इन सब में इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बोला जा रहा है कि इट इज द हाईएस्ट। मतलब हाईएस्ट ऐसे नहीं कि जीडीपी हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऐसे कि ग्रोथ रेट जिस लेवल पे ग्रो कर रहा है वो सबसे ज्यादा रैपिड है, सबसे ज्यादा फास्ट है, ठीक है। इट्स फॉलोड बाय चाइना सेकंड नंबर पे विथ 5% ग्रोथ एंड इंडोनेशिया थर्ड नंबर पे विथ 4.8%। ये सब जीडीपी कंट्रीज की बात हो रही है, जीडीपी बोल G20 कंट्रीज की बात, ठीक है। जीडीपी फोरकास्ट ऑफ इंडिया 2023 और 24, बहुत सारे डिफरेंट फोरम्स होते हैं जो फोरकास्ट करते हैं, ऐसे ही फिच है, ये एक इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टर्स कंपनी है, ये भी प्रेडिक्ट करती है। इन्होंने 7% प्रेडिक्ट इंडिया का ग्रोथ रेट, ठीक है, जीडीपी फोरकास्ट। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रेडिक्ट किया है 8%, वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया है 6.8%, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रेडिक्ट किया है अगेन 6.8%। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ 6.8 है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के खुद के बैंक ने इंडिया के लिए प्रेडिक्ट किया है 6.3। तो मतलब ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और आरबीआई वही ये थोड़ा आसपास है। बाकी फिच और एडीबी 7 और 8%। और जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे मूडीज, उन्होंने बोला है 5.5% 2023 के लिए। फिर 2024 के लिए क्या बोला है 6.4%, 6.5%, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड्स, मीराबाई चानू वन बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। मीराबाई चानू इज अ वेट लिफ्टर, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती है, तो ये उसी स्टेट को बिलोंग करती है जहाँ से मैरी कॉम करती थी। जिन्होंने मैरी कॉम पढ़ी देखी है, शायद ऐसा कुछ था कि शी वांटेड टू बी अ वेट लिफ्टर या समथिंग दैट, बट later on she became a boxer। I don't know, I haven't watched the movie। मेरे को किसी स्टूडेंट ने ऐसा आके टिडबिट बताया था कि एक्चुअली में she wanted to be something else but she ended up being a boxer। तो मीराबाई चानू भी belongs to the same state as मैरी कॉम, दोनों का नाम एमएम से और स्टेट का नाम भी एम से आता है, मनी, ठीक है। has won the 2022 BBC Indian Sportswoman of the Year award। She becomes the first athlete to win the award twice in a row। एक के बाद एक, दो बार मिला है, twice in a row। तो she has become first athlete, first woman athlete भी नहीं, first athlete। BBC Para Sports Woman of the Year मिला है भाविना पटेल को। she basically plays table tennis, ठीक है। भाविना पटेल, she plays table tennis and she is a para athlete। She is a person with disability who is into athletics। So she won BBC Para Sportswoman of the Year। She was basically diagnosed with पोलियो, she was a little kid, और उसके बाद basically it's her disability, but again जज्बा होना चाहिए तो फिर कुछ कर सकते हैं। तो भाविना पटेल, she has been selected as BBC para sports person and what does she play? She plays table tennis, ठीक है। While Preetam Sivach, she is a former hockey captain, hockey जो टीम है and it's a she actually। तो इनका पूरा नाम प्रीतम रानी सिवच। She was a former hockey captain, abhi she is around 48-50 years
एंड शी हैज बीन गिवन BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो कि पूछ, ठीक है। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है प्रीतम सिवच को, या प्रीतम रानी सिवच हर फुल नेम, ठीक है। बॉक्सर नीतू घंगस was chosen as the BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, तो यंग आते हैं, नए नए आए होते हैं, तो प्लेयर ऑफ द ईयर होता है, तो पूरी लाइफ अपनी डेडिकेट कर चुके होते हैं स्पोर्ट्स को, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, उनको लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन, लाइफ टाइम अचीव। नेक्स्ट, HDFC बैंक शशिधर जगदीशन इज BS बैंकर ऑफ द ईयर। BS मतलब बिजनेस स्टैंडर्ड, जो मैगजीन या न्यूज़पेपर आता है ना, उन्होंने ये अवार्ड निकाला है। एंड मिस्टर शशिधर जगदीशन जो HDFC बैंक के हैं, he has been given business standard banker of the year award। क्यों मिला है इनको? he is basically the managing director and chief executive officer, मतलब MD और CEO दोनों हैं ये HDFC बैंक के, शशिधर जगदीशन। इनके लीडरशिप के अंडर the bank has flourished a lot। he has been chosen as business standard banker of the year 2020 as the lender, मतलब HDFC, lender मतलब जो देता है, पैसे देता है, लोन करता है, तो HDFC के बारे में बात हो रही है। lender continued its strong performance under his leadership while successfully navigating through सारे के सारे, बहुत सारे अभी बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस हुए, चाहे वो UPI से ले लो या बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंजेस हुए, तो उसमें कई सारे बैंक कोप नहीं कर पाते, लेकिन इनके लीडरशिप के अंडर HDFC बैंक ने बहुत ना सिर्फ कोप किया है, बल्कि जो परफॉर्मेंस हमेशा से था वो ही मेंटेन किया, तो इनके लीडरशिप के अंदर दैट्स व्हाई ही हैज बीन गिवन रिकॉग्निशन, ठीक है। एन इमिनेंट 5-member jury chaired by former RBI Deputy Governor SS Mundra picked the CEO of the largest private sector bank of the country as the winner, okay। नेक्स्ट, डिफेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, INS त्रिकंड या त्रिकांड पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज 2020। अब बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं कंट्रीज के बीच में, कई एक्सरसाइजेस ऐसे होती हैं जो कि बहुत सारी कंट्रीज साथ में मिलकर करती हैं, कई एक्सरसाइजेस ऐसे होती हैं जो कि जैसे इंडिया जापान के साथ करता है, इंडिया सिंगापुर के साथ, इंडिया US के साथ, ऐसे, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, है ना। तो बाइलेटरल एक्सरसाइजेस भी होती हैं और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस होती हैं। बाय मतलब दो कंट्रीज जो कर रही हैं, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मतलब बहुत सारी कंट्रीज जो, तो यहाँ पे जिसकी बात हो रही है इट्स एक्चुअली अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, बहुत सारी कंट्रीज कर रहे हैं, 50 नेशन से भी ज्यादा ये पार्टिसिपेट किया। अब ये एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, या तो ये मैरीटाइम हो सकती हैं, स्पेशल फोर्सेस की भी होती है, मैरीटाइम मतलब नेवी से रिलेटेड, नेवल से रिलेटेड एक्सरसाइजेस, या तो ये वो हो सकती हैं, या तो ये एयरफोर्स से रिलेटेड हो सकती है, एयरफोर्स एयरक्राफ्ट करते हैं, या ये मिलिट्री से रिलेटेड हो सकती है, या स्पेशल फोर्सेस जो कंट्रीज के होते हैं उससे रिलेटेड हो सकते हैं, तो इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। तो व्हाट आई वुड रेकमेंड टू यू इज, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने कॉपी में लिस्ट बनाइए, एक पीछे का पेज मतलब एक सेक्शन ऑफ कॉपी सिलेक्ट करके, और जब जब एक्सरसाइज आपको मिले ना कि इंडिया और जापान की मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई, या इंडिया और सिंगापुर के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज है, या इंडिया US के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, किन कंट्रीज के बीच में हो रही है एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में क्या एक्सरसाइज हो रही है, नाम क्या है, क्योंकि कई बार नाम होता है, जैसे इंडिया US के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ, ठीक है। अब ये एक्सरसाइजेस क्यों होती, तो ये करके कॉलम करके एक जगह मेंटेन करेंगे, इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिवाइज, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये एक्सरसाइजेस क्यों होती है, सबसे पहले तो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज शो करने के लिए कि भाई हम बहुत आगे आ चुके हैं, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि व्हाट आवर कैपेबिलिटी इज नाउ। दूसरा क्यों, कि वॉर टाइम के लिए प्रिपेयर्ड रहने के लिए, अपना प्रिपेयर्डनेस दिखाने के लिए, और खुद को भी टेस्ट करने के लिए कि इफ वी आर रियली प्रिपेयर्ड और नॉट। अब वॉर करके तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते, और सीधा भी मतलब बैठे नहीं रह सकते ना कि सीधा कोई अटैक कर देगी कोई कंट्री बाय चांस हम पे, तो ही जाएंगे जंग के मैदान में, अपने आप को टेस्ट करते रहना पड़ता है ना, उसी चीज को लेकर ये एक्सरसाइजेस होती हैं कंट्रीज, ठीक है। तो दिस इज द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये मल्टीलेटरल है, मतलब इसमें बहुत सारे नेशंस ने पार्टिसिपेट, इसमें इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया है, INS त्रिकंड, INS होता है इंडियन नेवल शिप, ठीक है, इसने पार्टिसिपेट किया है
और ये कहाँ हो रही है एक्सरसाइज? गल्फ रीजन में. Participants from over 50 nations and international maritime agencies are participating in the exercise with the common aim of enhancing maritime security and keeping sea lanes in the region safe for maritime commerce. IMX-CE is one of the largest multinational maritime, मतलब multinational multilateral maritime exercises in the world. Earlier in November 2022, INS Trikand had participated in CMF-led operation. मतलब ये पहले भी participate कर चुका है INS Trikand जो इंडिया. एक और ऐसे ही नेवल एक्सरसाइज. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज अगेन शिन्यू मैत्री. ये नाम से समझ में आ रहा है, जो लोग भी एनिमे देखते होंगे ना उनको तो समझ में आ गया होगा. जापान का जो होता है शिन्यू इज अ जापानीज वर्ड, मैत्री इंडियन वर्ड. तो जापान और इंडिया के बीच में नाम सुन के ही समझ. ठीक है. एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज हो रही है. मैंने बोला था ना एयरफोर्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी होती है विथ जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स. ठीक है. The Indian Air Force, along with Japan Air Self-Defense Force, participated in exercise Shinyu Maitri. The exercise Shinyu Maitri is being organized on the sidelines of Indo-Japan Joint Army. धर्मा गार्जियन. अब ये क्या है? धर्मा गार्जियन क्या है? इंडो जापान जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज. इंडिया और जापान की जो आर्मी वाली एक्सरसाइज है उसका नाम है धर्मा गार्जियन. इसलिए कॉलम बना के अलग से लिख लेंगे ना तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी कि नेवी वाली कौन सी थी या मैरिटाइम कौन सी थी, एयरफोर्स वाली कौन सी थी और आर्मी वाली कौन सी थी. ठीक है. विच वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 13 Feb 2023 टू 2 March. कहाँ पे? कोमात्सु जापान में. यहाँ पे ये पूरी लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस लिखी. सहयोग कैजिन या कैजिन जो भी जापानीज प्रोनाउंसिएशन, ये इंडिया और जापान के बीच में ये भी होती है. धर्मा गार्जियन भी होती है. शिन्यू मैत्री जो अभी हमने देखा ये एयरफोर्स वाली होती है और जिमेक्स ये नेवीज के बीच में होती है. ठीक है. नेक्स्ट very important thing, 4th March is celebrated as National Security. Every year on 4th March, India observes National Safety or Security Day. The main aim या goal of the day is to highlight safety measures and ensure that people are aware of them and follow them in order to avoid workplace accidents. In India, 4th of March also marks start of National Safety Week. वर्क प्लेस पे जो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाया जाता है और इट इज इंश्योर्ड कि पीपल आर अवेयर कि इस तरीके के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं वर्क प्लेस, खासतौर पर फैक्ट्रीज और बॉयलर जो होते हैं. और अवेयर रहेंगे तो दे विल ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच एक्सीडेंट. इसलिए 4th March इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल सिक्योरिटी. ठीक है. और नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल सेफ्टी वीक भी 4th March से ही स्टार्ट होता है, एक वीक तक कंटिन्यू. इस बार का थीम क्या है 4th March का? नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर. ठीक है. थीम भी आपसे पूछा जा सकता है इस दिन का, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द थीम. ओके गाइज, it was great meeting you all again. I'll again come up with a weekly session for the current affairs on the coming Friday. See you. Bye-bye.